नमस्कार, प्रखर आवाज के शो में आपका स्वागत है। मैं हूं हिमानी अदिति सिंह। समाज सेवा करना अमूमन हर इंसान का एक सपना होता है, परंतु हर कोई इसे कर नहीं पाता। कुछ लोग मजबूरियों का हवाला दे देते हैं तो कुछ के दृढ़ इच्छा शक्ति में कमी आ जाती है। परंतु आज मेरे साथ एक ऐसे व्यक्ति हैं जो ना ही मजबूरियों का हवाला दिए और ना ही इनकी दृढ़ इच्छा शक्ति ही कम हुई। आज मेरे साथ है नागेंद्र सिंह। नागेंद्र सिंह अध्यक्ष और संरक्षक है मातृ स्नेह फाउंडेशन के। तो आइए बात करते हैं नागेंद्र सिंह से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। धन्यवाद। अभी ये जो काल था कोरोना काल, सबसे पहले मैं आपसे यहीं से बात करना चाहूँगी। आपकी संस्था काफ़ी ज़्यादा, आपकी फाउंडेशन काफ़ी ज़्यादा एक्टिव थे कोरोना काल में। जब कोरोना काल में लॉकडाउन लगा और इसकी विभीषिकता के बारे में लोगों को पता नहीं था, तो लोग हर कोई अपना जान बचाने पे लगा था। ऐसे में आपकी फाउंडेशन लोगों के बीच जाकर उनके लिए कार्य की। आपके लोगों को या आपको डर नहीं लगा? नहीं मैम, देखिए, कार्य करने के पीछे जो संस्था का जो ऑब्जेक्ट है और जो जुनून है, जो जज्बात है सेवा करने का, वो इस तरह से हम लोगों पे और हमारे कार्यकर्ताओं पे और हमारे वर्कर्स पे इतना हावी रहता है कि हम लोग अपने जान की परवाह किए बिना, और आप समझ लीजिए जब एकदम पीक लेवल ऑफ कोरोना था, जब इलाहाबाद में 460, 470, 480 के केसेस आते थे, उस समय हम लोग भीड़ में जाकर के पैदल राहगीरों को और हजार तक के लोगों को हम लोगों ने खाना खिलवाया, उनको पानी दिया, उनको मास्क दिया, उनको सैनिटाइज़र दिया। इवन उसमें कुछ अपाहिज और अपंग बुजुर्ग थे जिनको हमने कोई न कोई व्यवस्था करके उनके गंतव्य स्थान पर भिजवाने की भी पूरी व्यवस्था की, और उन्होंने बहुत अपने दिल से हम लोगों को आशीर्वाद दिया। और ये कह लीजिए कि उनकी दुआ ही थी जो हम लोग आज तक कोरोना से अनटच रहे। जी, आगे थोड़ा सा और मैं बढ़ूँ तो जब मैं सर्च कर रही थी तो आप कई सारे ऐसे लोगों को भी संरक्षण दिए उस समय, जो तात्कालिक तौर पे अपना रोजगार खो बैठे थे। तो क्या ऐसे लोगों का कंप्लेन आता था या रिक्वेस्ट आती थी आपके यहाँ, तब आप वैसे पहुँचते थे या फिर स्वतः संज्ञान लेते थे? नहीं, देखिए, इसके 2-3 तरीके होते हैं। एक तो हमारे जो हैं समर्पित जो कार्यकर्ता हैं और हमारे जो स्वयं सेवक हैं, वो समाज में खुद ऐसे लोगों को सर्च करते रहते हैं। दूसरी बात है कि हमारी संस्था का इतना पवित्र नाम और इतना सात्विक नाम है आपके प्रयागराज और सम डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द यूपी, कि वो लोग खुद ही हमको टच करते हैं, हमारे कार्यकर्ताओं को, या मैक्सिमम हम ही को टच करते हैं। तो उसमें एक प्रिकॉशन और हम लेते हैं कि डायरेक्ट इस तरह के केसेस में खुद अटेंड करता हूं, जिससे कहीं से मिसकम्युनिकेशन या कंसीलमेंट ऑफ द फैक्ट, जैसे हकीकत को छुपा न दिया जाए। आप व्यथित हैं, दुखी हैं, आपको सहयोग की ज़रूरत है, हो सकता है हमारा कोई स्टाफ या हमारा कोई स्वयंसेवक या हमारा कोई कार्यकर्ता उस चीज़ को उतने एग्रेसिवनेस के साथ मुझे ना एक्सप्लेन करे, तो कंप्लेन सेल मैं अपने पास रखता हूँ, जिससे मॉनिटरिंग अच्छी रहे और स्वच्छ सेवाएं समाज को समर्पित की जा सकें। कुष्ठ रोगियों की मैं बात करना चाहूँगी। आपकी फाउंडेशन कुष्ठ रोगियों के लिए भी काफ़ी कार्य करती है। कुष्ठ रोगियों के आसपास जाने से भी लोग डरते हैं। मैं जब गांव में जाती हूँ तो वहाँ एक कहावत मैं सुनती हूँ, कोढ़िया डेरवावे थूक दे। लोग इतना ज़्यादा डरते हैं कुष्ठ रोगियों से। इसके बावजूद भी आपकी फाउंडेशन और आप मिल करके उनकी इलाज कराते हैं। आपको अपने स्वास्थ्य के लिए डर नहीं लगता? नहीं, कुछ नहीं डर लगता है मैम, बिल्कुल नहीं डर लगता है। और ये तो समाज हमारा बड़ी विकृत मानसिकता के साथ जीता है। मैं आपसे बताऊं कि कुष्ठ रोगियों के पास मैं जाता हूं तो मैं खुद ही उनके घाव साफ करता हूं, और कई फोटो मैं आपको भेज दूंगा जो इनके पास बैठ करके और उनके चरण स्पर्श करते हुए मैंने उनकी सेवाएं की हैं। और उनको खाना पीना, कपड़ा लत्ता, 3 कुष्ठ रोगी, 4 कुष्ठ रोगी आपके कुष्ठ बस्ती में ऐसे हैं, उनका नाम भी मेरे पास है, हरिया, आनंद और रमेश और एक मुकेश समथिंग करके हैं। 4 लोगों का हम लोगों ने पूरा इलाज, खाना पीना, कपड़ा लत्ता उनको अडॉप्ट कर रखा है। उनके परिवार वाले उनको छोड़ दिए हैं। जब हमारी संस्था ने उनको अडॉप्ट कर लिया, थोड़ा सा फाइनेंशियली सपोर्ट करना शुरू किया, उनके सुख दुख की शेयरिंग शुरू की, तो परिवार वाले भी उनसे चिपक गए कि सर आते हैं, पैसा देते हैं, खाने पीने कपड़े ले देते हैं। और हम लोगों ने भी उनको टच किया कि भाई आप फाइनेंशियल पार्ट हम लोगों को छोड़ दीजिए, लेकिन शरीर से आप इनकी सेवा करिए, जिससे हम लोग हमेशा उपस्थित नहीं रहेंगे। दवा भिजवा दिया हमने, कपड़ा भिजवा दिया, पैसे भिजवा दिया, पैसे का दुरुपयोग न हो जाए। तो कुष्ठ रोगियों में हम लोग तनिक भी डर नहीं लगता है, और आज तक कुछ नहीं हुआ। ऐसे लोगों का इलाज करा के आपको हर्ष और आनंद बहुत अच्छा लगता है। हम तो बेटे को बाद में हॉस्पिटल ले जाते हैं, अगर देखेंगे कि ये कुष्ठ रोगी है और एक बेटा है तो पहले उसको देख लेते हैं, फिर बेटे को हॉस्पिटल, क्योंकि बेटे के लिए तो बहुत लोग हैं, कुष्ठ रोगी के लिए कोई नहीं है।
बेटे के लिए तो ड्राइवर भी लेके चला जाएगा तो उसका इलाज करा देगा, लेकिन वो बेचारा ऑर्फन है, अनाथ है, जो ईश्वर ने छोड़ दिया हमारे आपके भरोसे, तो मैं उसको पहले देखता हूँ, फिर उसके बाद परिवार को कुछ नहीं, मस्त हैं, सब सुखी हैं आप लोगों के उससे। तो एक दो आपके फाउंडेशन क्या क्या कार्य करती है, तो एक दो पर तो मैं खुद ही बातें कर चुकी हूँ। इसके अलावा आपके फाउंडेशन किस किस तरीके के लोगों का सेवा करती है, समाज में किस तरीके से जाती है? फाउंडेशन तो अपना स्टार्टिंग फेज़ में सिर्फ जो झोगड़ बस्ती, कुष्ठ बस्ती और जो हमारे ये स्वीपर और बिल्कुल समाज का एकदम लास्ट पायदान पे जो खड़ा व्यक्ति है, जिसके आगे पीछे कोई नहीं है, निरीह प्राणी है, उनके बच्चों को हमने पढ़ाने का वो लिया था। फिर इसके बाद धीरे धीरे जब करीब 180 बच्चों को हमने अपने रोल पे ले लिया, उनके पढ़ाई लिखाई, कापी किताब के खर्चे, सब सारी चीज़ें, तब जब वो चीज़ें स्मूथ हो गई तो फिर मैंने बनारस लॉन्च किया और गाजीपुर, फिर इसके बाद प्रतापगढ़ में अप्रोच किया, और इस समय अभी 4 महीने से चित्रकूट धाम पे भी मैं करीब 62 या 64 बच्चों को पढ़वा रहा हूँ वहाँ स्टाफ रख करके। तो अभी तो ये 4-5 डिस्ट्रिक्ट है जो कि बेसिकली हमारा जो अनाथ बच्चे हैं वो शिक्षा से वंचित ना रह जाएं, हमारे आपके बच्चों की तरह, वो अभी उनको उठाया हुआ है। इसके बाद थोड़ा सा हम लोग कैंसर रोगियों पे गए, कुष्ठ पीड़ितों पे गए, और समाज से अगर किसी भी बच्ची का या किसी भी बच्चे का एजुकेशन, खास करके एजुकेशन और कैंसर का इलाज, कहीं से वो अगर धनाभाव के कारण या समाज का सहयोग या उसके पारिवारिक स्थिति ऐसी नहीं है, नहीं कर पा रहा है, तो हम लोग उन बच्चों को स्कूल के एजुकेशन पे ज़्यादा फोकस करते हैं और कैंसर पीड़ितों के इलाज के लिए। और अभी तो अब पहले तो हम लोग छोटे बच्चों को उठाते थे, अभी कैंसर में 2 बच्चियाँ थी, एक शर्मा साहब थे, वो कैंसर से एक्सपायर करके बेचारी, उनकी वाइफ झूसी में रहती थी, तो 2 बच्ची, दोनों बहनें थी और दोनों बहुत तेज थी पढ़ने में। अच्छा। तो दोनों को सीएमपी में एडमिशन करवाया, उनकी फीस जमा करके। ये तो बशर्ते हम लोग बहुत वेरीफाई ज़मीन लेवल पे करते हैं कि रियली एलिजिबल है कि नहीं हमारी सहायता के लिए, अगर है तो करते हैं, अपने खर्चों को काट के करते हैं। अच्छा, आगे थोड़ा बढ़ें तो आप कोरोना काल में आप और आपकी संस्था काफ़ी ज़्यादा एक्टिव थी, और अब वैक्सीनेशन चल रहा है, क्या गवर्नमेंट की तरफ से या फिर किसी की तरफ से आपको और आपकी संस्था को वैक्सीन के लिए अप्रोच किया गया है? हाँ, अप्रोच किया गया है। हमारे मित्र हैं डॉक्टर वीके मिश्रा, एडिशनल सीएमओ हैं, उन्होंने 2 बार कहा कि नागेंद्र आप और अपनी टीम बहुत समर्पित रहे हो, कोरोना का वैक्सीनेशन करा लो। कुछ लोग करा लिए हैं, लेकिन मैं अभी भी नहीं करवा पाया हूँ, क्योंकि उसमें सीनियर सिटीजन का अभी सीरियल चल रहा है और थोड़ा सा रस और लाइन लगती है और हम लोग ऑफिस छोड़ नहीं पा रहे हैं। और लेकिन जब पीक कोरोना लेवल पे कुछ नहीं हुआ तो हम लोग निश्चिंत हैं, जाएंगे, जल्दी ही कराएंगे। मैक्सिमम लोग करा भी लिए हैं। एक थोड़ा मैं सवाल आपके फाउंडेशन से नहीं, थोड़ा समाज के जुड़ा हुआ पूछना चाहूँगी, ठीक है? बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो समाज में सेवा करना चाहते हैं, अपने स्तर से करना चाहते हैं, उनके पास इतनी शायद रेवेन्यू नहीं होती है, जो भी चीज़ें, कि वो एक फाउंडेशन बना पाए, लेकिन जितना खुद से हो सके करना चाहते हैं, पर वो कर नहीं पाते, उनको समझ में नहीं आ पाता कि किस तरीके के लोगों का वो सेवा करें, किस तरह से समाज में आए। तो ऐसे लोगों से आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए मैम, जो आपने कहा कि कुछ लोग कर नहीं पाते हैं, उनको समझ में नहीं आता है, मुझे तो लगता है कि उनका उद्देश्य क्लियर नहीं होता है, या जो विल पावर होनी चाहिए, जो समर्पण और त्याग होना चाहिए, वो कम होता है, उनका वीक होता है। यानी जो मैं इंट्रोडक्शन समय में बोली कि विल पावर की कमी, विल पावर की कमी। आज भी मैं बताऊं कि मेरा गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन हुआ था, 3 दिन हॉस्पिटल में रहा, डॉक्टर ने 8 दिन रेस्ट बोला था। 3 दिन बाद घर में लोग आए और मुझे गाड़ियों में उठा ले गए कि सर वहाँ पे प्रोग्राम है, आप मेरी गाड़ी से चलेंगे, मैं घर पे छोड़ूंगा, लेकिन आपको आना है। तो मेरे अंदर विल पावर था, लगाव था, मैं ऑपरेशन के टाके नहीं कटे थे, मैं गाड़ी में बैठ के गया, सारा प्रोग्राम करके आया और बच्चों को सहयोग करके आया। तो मुझे लगता है कि अगर आपके अंदर समर्पण भावना है, सेवा भावना है, त्याग की भावना है, तो कोई चीज़ आड़े नहीं आती है, व्यवस्था हो जाती है, परमात्मा कर देता है, ईश्वर कर देता है। थोड़ा सा आपके जीवन से मैं कुछ पूछना चाहूँगी। आप कॉर्पोरेट सेक्टर से हैं, अकाउंटेंट हैं, और भी 2-3 जिम्मेदारियां आपके ऊपर हैं। इतनी सारी जिम्मेदारियां होने के बावजूद भी, इतनी अहम पदों पे होने के बावजूद भी आप समाज सेवा के लिए समय कैसे निकाल लेते हैं? देखिए, इसका भी जवाब यही है कि अहम जिम्मेदारियां हैं। 10 से 6 हमारे ऑफिस का पीक लेवल होता है और बहुत की रिस्पॉन्सिबिलिटी पे हैं। इसके बाद भी समय निकाल लेता हूँ सुबह शाम से लेकर के, और जितनी भी वीकली हॉलीडे है, गवर्नमेंट हॉलीडे है, आप ये समझ लें कि मैं दशहरा, दीपावली, होली उन्हीं बच्चों के बीच में मनाता हूँ। अभी होली आ रही है तो मेरा होली, बच्चों का बर्थडे या कोई भी प्रोग्राम होगा तो मैं पहले बच्चों की चिंता करता हूँ, इसके बाद समय मिला तो घर को भी, लेकिन दोनों मैनेज हो जाता है। डिपेंड करता है कि आपके अंदर विल पावर कैसी है, आपके अंदर भाव कैसे हैं, सात्विक भाव है
तो हर समस्या का समाधान है इस धरती पे। कोई भी ऐसी समस्या नहीं है, समस्या को आप सॉल्व करते हैं, समस्या आपसे जनरेटेड होती है और आप उसको कोप आउट कर सकती हैं। आप राजनीति के बारे में क्या सोचते हैं और राजनीति से जुड़े हुए चीज़ों पर आपके क्या विचार है और समाज को आप क्या आखिरी संदेश देना चाहेंगे? देखिए, राजनीति में जो विगत करीब आई थिंक कि 25-30 सालों में जो पॉलिटिकल मॉरल के में जो गिरावट आई थी, जो राजनीतिक चरित्र में गिरावट आई थी, भ्रष्टाचार से लेकर के चारित्रिक दोष तक, जो एज ए समाज सेवी मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि इधर जो 10 साल का या 5 साल का रिकॉर्ड है कि अब राजनीति में स्वच्छ छवि वालों के लिए, चारित्रिक आदमियों के लिए, वो कॉम्पिटेंट के लिए, पढ़े लिखे के लिए, एक योग्य आदमी के लिए बहुत अच्छा इस समय अवसर है, समय है। जनता भी इस चीज़ को समझ चुकी है और पॉलिटिकल पार्टीज़ भी समझ चुकी हैं कि अपराधियों के बल पे हम सरकार नहीं चला सकते। अपराधियों को समाज से जिताना बहुत बड़ा टफ है और समाज भी इस चीज़ को समझ गया है कि अपराधी हमारा भला नहीं करेंगे। अगर भला करेगा तो एक इंटेलेक्चुअल वर्ग ही करेगा, पढ़ा लिखा वर्ग ही करेगा। एक संभ्रांत वर्ग और ईमानदार और सुशिक्षित इंसान ही समाज को सही दिशा दे सकता है, इस राष्ट्र को सही दिशा दे सकता है। तो मेरा ये कहना है कि हर उस सात्विक आदमी को, योग्य आदमी को, कॉम्पिटेंट आदमी को और एक सामाजिक साफ सुथरी छवि वाले आदमी को राजनीति में आना चाहिए। डॉक्टर एस जयशंकर से सहमत हैं आप? हाँ, जो हमारे विदेश मंत्री 100% क्योंकि आपके फ्रेम में वो बहुत फिट बैठ रहे हैं। बहुत फिट बैठते हैं और हमेशा समर्पण की भावना रखने वाले आदमी को राजनीति में स्थान देना चाहिए। और इस राष्ट्र के और इस देश के एक एक नागरिक का एक कर्तव्य होना चाहिए कि अपराधियों को, दुष्टों को, चरित्रहीन लोगों को समाज से दरकिनार करे और योग्य और साफ सुथरी छवि वाले आदमी को पीपल अवेयरनेस की बात कर रहे हैं, वोटिंग भेजे, तभी ये पूरा राष्ट्र समृद्ध होगा। जब तक वहाँ की संरचना, उसमें बैठे लोग अगर वो सात्विक नहीं होंगे तो राष्ट्र की गतिविधियाँ कहाँ से सात्विक होंगे। सर, आपने अपने बिजी शेड्यूल में से हमें समय दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद पूरी टीम को, मेरा आप सभी को सारा नमस्कार। तो आप थे नागेंद्र सिंह। नागेंद्र सिंह जी ने ग्रास रूट की बात की, यह भी बताया कि नहीं, इनको कोरोना हो या कुष्ठ रोगी हो, सबका ही सहयोग करके और उनकी सेवा करके बड़ा ही आनंद प्राप्त होता है। इतना ही नहीं, इन्होंने यह भी बताया कि हम ऐसे लोगों को फिल्टर करते हैं कि क्या वास्तव में उन्हें हमारी सहायता की ज़रूरत है कि नहीं है। वैक्सीन के भी बारे में बातें की और अपने विल पावर के भी बारे में बातें की। इतना ही नहीं, समाज को यह भी संदेश दिया कि राजनीति में जब वो वोट करने जाएं या अपने प्रतिद्वंदियों को भी अगर चुने तो बड़ी ही सोच समझ के और अवेयरनेस के साथ चुने। तो इसी तरह के जनप्रतिनिधियों के व्यूज़ को जानने के लिए बने रहें हमारे साथ। तब तक दीजिए हमें इजाज़त। धन्यवाद।